क्लास 12 का जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका चैप्टर 5 यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। हंटिंग एंड गैदरिंग क्या होता है, फिर कहाँ कहाँ पर होता है, क्यों होता है, उस एरिया में ही होता है। तो पेस्टोरलिज्म क्या होता है, पेस्टोरलिज्म के टाइप्स जैसे कि नोमैडिक हर्डिंग, फिर कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, फिर हम लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चर जैसे कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इन सब चीज़ों का जो टर्म्स होता है उसके बारे में जानेंगे, वो क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये चैप्टर देखने के बाद या ये वीडियो देखने के बाद आपका एक तरह से फंडामेंटल्स क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऐसा एक्टिविटी होता है या ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, ऐसा क्रिया जिससे कि पैसे का जनरेशन हो, जिससे पैसा कमाया जा सके। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऐसा क्रिया है जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से हम लोग लेते हैं। जैसे कि अगर नोमैडिक हर्डिंग करा जा रहा है तो नोमैडिक हर्डिंग में क्या चाहिए, जानवर चाहिए। तो जानवर कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट इन्वायरमेंट से आ रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर अगर कर रहा है तो एग्रीकल्चर कहाँ से आ रहा है, इन्वायरमेंट से आ रहा है। और फिर हम लोग इन्वायरमेंट का क्या यूज़ कर रहे हैं, लैंड यूज़ कर रहे हैं, जगह यूज़ कर रहे हैं, पानी यूज़ कर रहे हैं, उसका जो पेड़ पौधा है, जो घास है उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हैं, मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो एक्टिविटीज़ होता है जिससे कि हम लोग डायरेक्ट इन्वायरमेंट का चीज़ें को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, अब जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उसमें आपको मिल जाएगा हंटिंग एंड गैदरिंग हो गया। हम लोग जानेंगे हंटिंग एंड गैदरिंग क्या होता है, सब कुछ जानेंगे, बट इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा बाद में। फिर पेस्टोरल एक्टिविटीज़ क्या होगा, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग क्या होता है। तो पहले जानते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग क्या होता है। अब हंटिंग नाम से समझ में आ रहा है कि एनिमल्स को हंट करना। ठीक है, और गैदरिंग्स मतलब कि चीज़ों को गैदर करना, चीज़ों को इकट्ठा करना। तो अब हम लोग मारेंगे किसको, हम लोग मारेंगे एनिमल्स को। कैसे एनिमल्स को, जो या तो हम लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाए या जिसको हम लोग खा सके। आज के ज़माने में जो शहर में लोग रहते हैं वो तो जानवर को नहीं मारते, वो तो जाकर के मार्केट से लेते आते हैं। बट पुराने ज़माने में जो लोग रहते थे या अभी भी दुनिया भर में कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एनिमल्स को डायरेक्ट मारते हैं और उसको खाते हैं। फिर वो गैदर करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं किन किन चीज़ों को, ऐसे प्लांट्स को या ऐसे चीज़ों को जिसका कोई महत्व हो। ये नहीं कि गिट्टी कंकड़ जो भी है सबको उठा के लेते आए, ऐसा नहीं। गैदरिंग में क्या होता है कि जैसे लोग जो कि बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत पुराने हैं, या फिर जो कि अच्छे से इकोनॉमी में नहीं जुड़ सके या ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ का क्लाइमेट बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, या फिर बहुत ज़्यादा चट्टाने वट्टाने, बहुत ज़्यादा पहाड़ है। तो उस सिचुएशन में गैदरिंग किया जाता है। वहाँ पे गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना। तो क्या इकट्ठा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट जैसे प्लांट हो गया जिसको खाया जा सके, या फिर ऐसे प्लांट जिसको काट के घर बनाया जा सके, या फिर ऐसे प्लांट का चीज़ें, ऐसे प्लांट्स की लीव्स, पत्तियाँ या रूट्स जिसका कि मेडिसिन में उपयोग किया जा सके, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट उतना नहीं फैला है। तो अब देखो कि दुनिया भर में कुछ कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पर ये इस तरह का हंटिंग और गैदरिंग किया जाता है। ठीक है, तो जो हंटिंग और गैदरिंग कुछ कुछ रीजन में है, वो पहला एक तो आपका कनाडा वाला एरिया हो गया, फिर आपका देखो साइबेरिया वाला एरिया हो गया, फिर हिमालयाज़ वाला एरिया। अब हिमालयाज़ में क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ का हिमालय जो है वो पहाड़ के ऊपर एक तरह से, तो लोग वहाँ पहाड़ के ऊपर रहते हैं, वहाँ पर अच्छे से डेवलपमेंट नहीं पहुँच पाया है, इसलिए वहाँ पे होता है। इस एरिया में यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है कि सॉरी ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ कुछ जनजातियाँ हैं जो कि अच्छे से घुल मिल नहीं पाई है फ़िलहाल के लिए। अफ्रीका तो पुराना है ही, और साउथ अमेरिका जहाँ की कुछ कुछ ट्राइब्स वगैरह हैं, जनजातियाँ हैं जो अच्छे से नहीं घुल मिल सके हैं अभी इकोनॉमी में, तो वो लोग प्रिमिटिव हंटिंग और गैदरिंग का सहारा लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पेस्टोरलिज्म के बारे में। धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा कि हंटिंग और गैदरिंग से काम चलने वाला नहीं है, तो वो लोग मूव करने लगे पेस्टोरलिज्म की तरफ। पेस्टोरलिज्म मतलब जो
जानवर थे उसको पालतू जानवर बनाना, जैसे कि कुत्ता को पालतू आराम से बनाया जा सकता है, गाय को पालतू आराम से बनाया जा सकता है। तो ऐसे में जो एनिमल्स थे उसको पालतू बनाया गया, उसका यूज़ किया जाने लगा। जैसे गाय को खिलाया जाता था, पिलाया जाता था, और फिर उससे दूध जो निकलता था वो दूध इंसान अपने खाने के लिए इस्तेमाल करने लगा। तो इस तरह का जो एक्टिविटी था जो कि डायरेक्टली एनिमल्स को यूज़ कर रहा था पालतू बना के रख के, तो उसको पैस्टोरलिज्म कहा गया। अब पैस्टोरलिज्म के बहुत सारे तरीके हैं। पहला आता है नोमैडिक हर्डिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? नोमैडिक हर्डिंग मतलब हो गया, नोमैड का मतलब हो गया घूमने फिरने वाला, और हर्डिंग का मतलब हर्ड को लेकर के घूमने वाला। तो अब देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं 15, 20, 25, 50, 100 लोगों का एक ग्रुप रहता है, और हर लोगों के पास जितने भी लोग जाते हैं, अब जितने भी फैमिलीज जाती है उनके पास कुछ 50, 100 बकरी या फिर सिप या कुछ और जानवर वो लोग उनके पास रहता है। अब वो लोग क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, मतलब ज़िंदगी भर वो लोग घूमते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि एनी टाइम घूमते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समर सीज़न आया, अगर गर्मी आया तो वो किसी एरिया में थे, विंटर आया तो किसी और एरिया चले गए, फिर अगर बरसात का सीज़न आया तो कहीं और चले गए, फिर समर आया तो कहीं और चले गए। तो इस तरह का जो सिचुएशन था, मतलब अपना जो एनिमल्स था उसको लेके, अपना जो फैमिली था उसको लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसको नोमैडिक हर्डिंग कहा गया। ये कहाँ होता है अभी फ़िलहाल के लिए? तो ये नॉर्थ अफ्रीका में होता है, सेंट्रल चाइना में होता है, मंगोलिया का कुछ कुछ एरियाज़ में होता है। अब ये क्यों करते हैं? देखो क्या होता है ना कि जैसे कि एक एरिया में समर में कुछ ज़्यादा फल या फिर कुछ ज़्यादा घास कहीं पर होगा, तो वहाँ पर वो अपना सिप को ले जाएंगे, वहाँ पे अपना जो जानवर है उसको ले जाएंगे, तो वहाँ का वो खाना खा लेगा। लेकिन जैसे समर ख़त्म होगा, गर्मी ख़त्म होगा, तो बरसात आने लगेगी, या फिर आपका जब शीत ऋतु आएगी तो वहाँ का जो खाना था वो तो ख़त्म हो गया। अब शीत ऋतु में कहीं पर और खाना है तो लोग वहाँ पे लेके चले जाएंगे। भारत का अगर बात करें तो भारत में हिमालय का एरिया जो है वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे हर्डर्स रहते हैं, जैसे कि गुज्जर हो गया, बकरवाला हो गया, गाड़ी हो गया, भोटियाज हो गया, ठीक है। इन सब जो ट्राइब्स है ये सब वही करते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया। अब जो प्रोसेस होता है एक एरिया से दूसरे एरिया जाने का, जैसे कि यहाँ पर खाना था और यहाँ पर खाना है, ये खाना समर में होगा, ये खाना विंटर में होगा। तो समर से विंटर की ओर या विंटर के समर की ओर खाना खाने को जाने वाले जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रांस ह्यूमन्स। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांस ह्यूमन्स। तो अगर नोमैडिक हर्डिंग वाला एरिया देखना है आपको तो ये फ़ोटो आप देख सकते हो। कहाँ पर हो रहा है? मंगोलिया वाला एरिया में, सेंट्रल चाइना, इंडिया का कुछ कुछ एरियाज़ में, हिमालय वाला एरिया में, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका सहारा डेजर्ट वाला एरिया में, कुछ कुछ साउथ अफ्रीका में भी है, फिर आपका मडागास्कर में भी कुछ कुछ है। अब दूसरा जो तरीका है जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उसको यूज़ करने का, वो है कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। जैसे अब मार्केट, अभी आप शहर में अगर रहते हो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मीट बिकता है, मटन या चिकन वगैरह बिकता है। तो वो क्या होता है ना कि वहाँ पर जो बकरी है या जो पाठास है उसको रखा जाता है घर में, डोमेस्टिकेट किया जाता है, उसको पालतू बनाया जाता है। या जो चिकन है उसको घर में पालतू बनाया जाता है, उसको खाना खिलाया जाता है, उसको बड़ा किया जाता है। जैसे बड़ा हो गया उसको क्या करेगा? काट देगा। काटने के बाद क्या करेगा? उसका मीट को बेच दिया जाएगा। तो उस प्रकार का जो इकोनॉमी होता है उसको बोलते हैं कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। सिर्फ मीट के लिए ही नहीं, उसका अगर जैसे कोई सीप है तो उसका वूल, उसका जो ऊन है वो, उसका जो चमड़ा है, उसका जो रुई है, उससे कपड़ा बनेगा, आपका स्वेटर बन जाएगा, है ना। फिर जो गोट है, जो आपका बकरी है, या जो आपका खस्सी है, उससे उसका जो पैर है उसका इस्तेमाल होगा मेडिसिन में। तो इस प्रकार का जो एनिमल्स है उसको यूज़ करना, उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और यूएसए में। चलो मैप में हम लोग देख लें तो कहाँ कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, यूएसए में, अर्जेंटीना में और उरुग्वे में। तो इस एरिया में ये सब होता है। और न्यूजीलैंड, यहाँ पर जो छोटू वाला देश है ये न्यूजीलैंड, यहाँ पर लाइव स्टॉक रियरिंग जिसको बोलते हैं कमर्शियल लाइव स्टॉक। अब कमर्शियल लाइव स्टॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर मीट वो सिर्फ खुद ही नहीं खाता है बल्कि वो मार्केट में बेच देता है, बेच के वो पैसा कमाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कमर्शियल। अब हम लोग आते हैं दूसरे तरीके पे, एग्रीकल्चर।
तो जब आदमी को लगा कि सिर्फ जो जानवर है उसको पालतू बनाने से कुछ नहीं होगा, अब हम लोग को खेती बाड़ी खुद करना पड़ेगा। तो खेती बाड़ी करने का जो तरीका है उसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर। खेती को ही एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब कुछ कुछ चीज़ों के लिए एग्रीकल्चर यूज़ किया जाता है। पहला होता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है कि जितना भी क्रॉप्स हुआ, जैसे कि 1 कट्ठा किसी का ज़मीन है या 1 एकड़ किसी का ज़मीन है, उसमें जितना भी क्रॉप हुआ वो या तो यूज़ करेगा खुद खाने के लिए, या फिर वो खा के जीवित रहने के लिए उसका यूज़ करेगा। अब जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है प्रिमिटिव, मतलब पुराना वाला तरीके से जो हो रहा है, और दूसरा होता है इंटेंसिव। चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जानते हैं हम लोग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में। प्रिमिटिव मतलब पुराना वाला या उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक एरिया, जैसे कि कोई जंगल वाला एरिया है, जंगल है, मान लेते हैं कि ये एरिया बहुत बड़ा, ये मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा जंगल था। अब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में क्या होगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि पेड़ है, इसको पेड़ को काट दिया गया और यहाँ पर अब करा जाएगा एग्रीकल्चर। ठीक है, 10 साल 20 साल वहाँ पे एग्रीकल्चर करा गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो फर्टाइल सॉइल था, यहाँ का जो सॉइल था वो ख़राब होने लगा, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गया, जो प्रोडक्ट था, जो आपका फसल मिलता था वो कम होने लगा। तो इस एरिया को छोड़ दिया गया। यहाँ का जो एरिया था इसको अब काट दिया जाएगा, अब यहाँ पर होगा एग्रीकल्चर। तो इस टाइम पे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होगा, इस टाइम पे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पेड़ पौधा फिर से आने लगेगा। फिर 20-30 साल यहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, फिर इसके बाद यहाँ चेंज कर दिया जाएगा। तो इस तरह जो शिफ्ट करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो कि एग्रीकल्चर करता है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। इसको स्लैश एंड बर्न भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न, मतलब लकड़ी को काट के उसमें आग लगा देता है, तो बहुत बड़ा एरिया खाली हो जाता है, उसमें फिर से वही जंगल के अंदर उसमें फिर से वहाँ पे खेती होती है। 10 साल 20 साल 30 साल वहाँ पे खेती हुई, फिर जैसे ही वहाँ का प्रोडक्टिविटी कम होने लगा, दूसरा एरिया में काट दिया गया, उसको जला दिया गया, और पहले वाला में फिर से पेड़ पौधा निकल जाता है। तो इस तरह से जो फर्टिलिटी है वो बनी हुई रहती है। अब भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी ये सब होता है, उसको बोलते हैं झूमिंग। मेन एक ही चीज़ है, स्लैश एंड बर्न, उसका नाम अलग अलग है बस। झूमिंग सेंट्रल अमेरिका में जो होता है उसको बोलते हैं मिल्पा, मलेशिया इंडोनेशिया में जो होता है उसको बोलते हैं लडांग। तो अब देखो यहाँ पे प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का मैप देख लेते हैं। ये सेंट्रल अमेरिका वाला एरिया, ये वाला सेंट्रल अमेरिका वाला एरिया यहाँ पर हो रहा है आपका, ठीक है। अफ्रीका में यहाँ पर हो रहा है, हिमालयस वाला एरिया में हो रहा है, ईस्ट एशिया में हो रहा है। तो ये सब एरिया में कुछ कुछ होता है। अब बात करते हैं हम लोग इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, इंटेंसिव मतलब जो एरिया है उसका काफ़ी इंटेंस यूज़ करना। देखो इंटेंसिव में क्या होता है कि वहाँ पर केमिकल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, और एक ही एरिया को उसका जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको चूज़ लिया जाता है। एक होता है वेट पैडी कल्टीवेशन से, मतलब कि उसमें जो है पैडी लगाया जाता है, राइस लगाया जाता है, चावल का खेती किया जाता है उसमें, और उस चावल का खेती को डोमिनेंट माना जाता है। मतलब वो जो जैसे कि एक साल में जब आपका चावल का खेती होगा या धान का खेती होगा, तो साल भर वो जो फैमिली है वो धान ही खाएगी, मतलब जो चावल है उसी को खाएगी, ठीक है। वो उसका एक तरह से स्टेपल डाइट बन जाएगा। चेंज होगा जैसे कि वेजिटेबल्स जो उसमें खाया जाता है, दाल चेंज होगा, सब्जी चेंज होगा, लेकिन चावल रहेगा, चावल उसमें हमेशा रहेगा। तो इस टाइप का एरिया, जैसे कि आप साउथ इंडिया में देखो, साउथ इंडिया में इडली डोसा जो भी बनता है वो मेनली क्या होता है, चावल का ही बना होता है, ठीक है। तो ये वेट पैडी कल्टीवेशन हो गया। दूसरा आपका होता है अदर देन पैडी, जैसे कि आप पंजाब का एरिया जाओ, पंजाब का एरिया में क्या है, वहाँ पर वीट का कल्टीवेशन किया जाता है। और वीट जो है वहाँ पर जो आपका वीट है, मतलब कि जो आटा है वो वहाँ का स्टेपल डाइट है। तो आप कुछ भी खाओ तो मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, यही सब वहाँ पे खाया जाता है ना। तो वीट जो है वहाँ पे रोटियाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और चावल पे उतना ज़्यादा इम्फेसिस नहीं किया जाता है। तो अदर देन क्रॉप वाला कौन कौन सा एरिया हो गया, चाइना, सूप वगैरह वहाँ बहुत चलता है, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ जापान, ठीक है। और जो आपका पैडी कल्टीवेशन वाला एरिया हो गया वो हो गया आपका साउथ इंडिया। देखो अब यहाँ पर आप देखो राइस वाला जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया है ना, ये वाला रीजन। और अगर अदर क्रॉप्स में जैसे कि गेहूँ वाला क्रॉप, ये एरिया, यहाँ पर कुछ और होता होगा, यहाँ पर कुछ और होता होगा। तो इस तरह से इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग भी किया जाता है।
अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर का बात करें तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर मेनली यूरोपियंस ला के दिए। भारत में जो ब्रिटिशर्स थे वो बताए कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जैसे कि साइंटिफिक मेथड से कल्टीवेशन होता है, टेक्निकल सपोर्ट लिया जाता है, उसके बाद अच्छा खासा उसमें पैसा लगता है। जैसे कि टी कल्टीवेशन होगा तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए, उसमें फिर चाय का बागान लगाया जाता है, या फिर बनाना कल्टीवेशन जो केले का बागान है, बहुत बड़ा बड़ा एरिया चाहिए वहाँ पर। फिर उसको काटना पड़ेगा। अगर आप चाय बनाना चाहते हो तो उसका पत्ती तोड़ा जाता है, उसमें वर्कर्स को काफ़ी पैसा देना पड़ता है ना। तो इस तरह से बहुत पैसा इसमें लगता है और फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाता है। ये मेनली जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किया जाता है, भारत का कुछ कुछ एरिया जैसे कि आपका दार्जिलिंग में किया जाता है, फिर ब्राज़ील में किया जाता है, यूरोप में काफ़ी देशों में किया जाता है। तो इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन के बारे में। तो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन का मतलब एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप से इस्तेमाल करना। जैसे कि देखो रसिया और यूक्रेन का भी लड़ाई चल रहा है, तो यूक्रेन का बहुत बड़ा एरिया में, स्पेशली ईस्ट साइड वाला एरिया में इसी प्रकार का वहाँ पर मशीन का यूज़ किया जाता है। बहुत बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा बड़ा खेत में वहाँ पे आपका वीट का कल्टीवेशन किया जाता है। वहाँ पे वीट कल्टीवेशन में फिर क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ लोग खाते नहीं हैं बल्कि वहाँ पर मशीन लगा के वहाँ पे बहुत सारा पैसा लगता है, और मशीन से देखो आप वहाँ पे वीट को निकाला जाता है, और फिर जो वीट होता है जो आपका आटा होता है उसको फिर से एक्सपोर्ट किया जाता है। अब जो इस तरह का बस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो इस तरह का सिर्फ यूक्रेन में नहीं बल्कि मोस्टली डेवलप्ड देशों में होता है। जैसे कि कनाडा में हो गया, अमेरिका में हो गया, यहाँ पर भी वही वीट कल्टीवेशन होता है, अर्जेंटीना में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इन सब का जो एरियाज़ है वहाँ पर इस प्रकार का वीट कल्टीवेशन हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था इस एरिया का, यहाँ पर यूक्रेन वाला जो एरिया है। फिर आपका देखो यूएसए में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, फिर आपका साउथ अफ्रीका में हो रहा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, अर्जेंटीना में हो रहा है। तो इस एरिया में एक्सटेंसिव यहाँ पर मशीन वगैरह का यूज़ करके किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में। तो मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो जो ऐसे देश जो कि डेवलप कर चुके हैं जैसे कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम्स, फ्रांस, जर्मनी, तो ऐसे देश जो डेवलप कर चुके हैं वहाँ पर ये नॉर्मली किया जाता है। मिक्स्ड फार्म में क्या होता है कि एक जगह रहता है, खेत रहता है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, मोटा मोटी साइज का। वहाँ पर आटे का खेती, गेहूं का खेती, या फिर मक्के का, या फिर कोई भी ऐसा जिसको कि गाय वगैरह खा सके। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों का वहाँ पे खेती किया जाता है, और साथ ही साथ वहाँ पे एनिमल्स को भी रखा जाता है। एनिमल्स में मेनली कौन रहती है, गाय। तो गाय को भी रखा जाता है, और इसको रखने के बाद वो जो जैसे कि गेहूं से क्या होता है, गेहूं को फिर से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जो उसका प्लांट है उसको यहाँ पर खाने के लिए रख दिया जाता है, ताकि वो गाय उसको खा सके, है ना। और गाय खाती है उसको, और गाय का दूध को ये लोग बेच देते हैं या फिर ये लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन चाहिए, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा दे करके इन्वेस्ट करना पड़ता है। देखो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया गया है, ये लगाया गया है, ये सब लगाया गया है, इसके लिए पैसा तो लगता ही है ना। तो इस प्रकार से अब डेयरी फार्मिंग का अगर बात करें तो डेयरी फार्मिंग नॉर्मल चीज़ है कि इसमें क्या होता है, ये ऐसा ही रहेगा इसमें भी। और इसमें ऐसा रहने के बाद यहाँ पर गाय रखा जाएगी। गाय को रखने के बाद इसको अच्छे तरीके से केयर किया जाएगा। इसके लिए डॉक्टर रहता है वहाँ पे, उसके लिए खाना रहता है, उसके लिए बहुत सारे अब इंजेक्शन आने लगे। क्यों आता है, क्योंकि गाय से फिर क्या होती है ना, गाय से बहुत सारा खून आता है, बहुत सारे दूध आते हैं, और दूध को फिर ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे न्यूजीलैंड बहुत छोटा देश है, देखो कितना छोटा देश है न्यूजीलैंड। यहाँ पर ये जो छोटू ऐसा देश है ना, ये न्यूजीलैंड है, और ये दुनिया का शायद दूसरा नंबर का ऐसा देश है जहाँ पर दूध सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, पहला इंडिया है। ठीक है, तो इतना छोटा देश ये कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं इकोनॉमी में, और ये लोग अपना गाय वगैरह को काफ़ी अच्छे से रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ डेयरी फार्मिंग में सिर्फ ये नहीं कि मिल्क ही निकाला जाता है, मिल्क के साथ साथ आपका पनीर हो गया, या फिर आपका जितना भी मतलब मिल्क का प्रोडक्ट है ना, सारा मोटा मोटी सब कुछ निकाला जाता है। अब जैसे कि यूरोप का कुछ कुछ देश ये सब कर रहे हैं जो डेवलप्ड है, यूरोप का, कनाडा का, फिर न्यूजीलैंड, तस्मानिया जैसे बताए वो सब है।
अब बात करते हैं हम लोग मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के बारे में। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर एक इस एरिया में होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाले को बोलते हैं हम लोग मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो इस एरिया में मेनली मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर होता है, इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में होता है। तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर क्या होता है, तो अगर इसका बात करें, ये देखो आप, है ना, इस एरिया में मेनली मेडिटेरेनियन, ये वाला हो गया मेडिटेरेनियन सी, इस एरिया में हो रहा है। सॉरी, ये तो डेयरी फार्मिंग का है, सॉरी, ये वाला जो फिगर था ये आपका डेयरी फार्मिंग का था। ये यूरोप, ये यूएसए, यहाँ पे देखो आप, ये वाला तस्मानिया वाला एरिया, ये वाला ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, यहाँ पर होता है मेनली डेयरी फार्मिंग। अभी हम लोग बात कर रहे थे मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के बारे में। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में क्या होता है, यहाँ पे फल का मेनली, खट्टे जो फल आते हैं जैसे कि लेमन्स हो गया, इसका मेनली यहाँ पर किया जाता है। तो ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका इस एरिया में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाले एरिया में मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पर मेनली फल निकाला जाता है। और ये जो खट्टे वाले फल है जैसे कि अंगूर हो गया, लेमन्स हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं विटीकल्चर। क्या बोलते हैं इसको, विटीकल्चर, ठीक है। तो ये वाले एरिया को बोलते हैं हम लोग विटीकल्चर। ये जो प्रोसेस है पूरा ग्रेप कल्टीवेशन का या फिर आपका जो लेमन कल्टीवेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं विटीकल्चर। अब नेक्स्ट वाला आता है हम लोग का मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, तो ये जैसे कि HYB सीड्स हो गया, अलग अलग तरह का केमिकल हो गया, अलग अलग तरह का दिमाग हो गया, ये सब लगाने के बाद यहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह निकलता है और वेजिटेबल्स को ये लोग मार्केट में बेच देते हैं। ये भारत में भी अब होने लगा, क्योंकि आप देखो कितना हम लोग का जो सब्जी है वो कितना ज़्यादा अलग टाइप का आने लगा है ना, हाई स्टैंडर्ड वाला आने लगा। तो ये सब इंडिया में भी होता है, हालांकि विदेश में भी होता है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, यूएसए में, मेडिटेरेनियन रीजन्स में होता है। इसको ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं। ट्रक फार्मिंग क्यों, क्योंकि ये जैसे यहाँ पर मार्केट है तो यहाँ पर इसका गांव है किसी का, वहाँ पे आप सब्जी उगा दिए, ट्रक आया लेकर के चला गया मार्केट में, तो इसको इसलिए ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। साथ ही साथ सिर्फ इसमें वेजिटेबल्स ही नहीं, साथ ही साथ अभी यहाँ पर भारत एक बहुत ज़्यादा धार्मिक देश है, इसलिए यहाँ पर फूल हो गया, फल हो गया, फिर मीट हो गया, मीट भी होता है, मीट हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को जो बेचा जाता है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रक फार्मिंग, और मेनली पोल्ट्री वाला। अब बात करते हैं हम लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग अगर देखना है तो आप अमूल के बारे में जानो, ठीक है, अमूल के बारे में। अमूल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फार्मिंग का। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ फार्मर्स आते हैं, एक जो किसान होता है उनका ग्रुप होता है, और वो मिलजुल करके एक काम करते हैं, और एक काम करने के बाद उसको मार्केट में बेचते हैं, और मार्केट में बेचने के बाद जो फ़ायदा होता है वो आपस में सब कोई बांट लेते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब बात करते हैं हम लोग कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में। कलेक्टिव फार्मिंग क्या होता है कि मतलब कि इसका ये मतलब हुआ कि बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर जितने भी फार्मर से सारा पैसा अपना लगा दिए, कुछ एरिया सबको मिल गया कि ठीक है ये एरिया में आप काम करो, ये एरिया में आप करो, ये एरिया में आप करो, ये एरिया में आप करो। ये उतना ज़्यादा भारत में या किसी भी देश में ज़्यादा उतना फेमस नहीं है। अगला प्रिमिटिव एक्टिविटीज़ का आता है माइनिंग। अब माइनिंग मतलब जैसे कि छोटा स्केल पे भी हो सकता है या बड़ा स्केल पे भी हो सकता है। अब आप शायद सुने होंगे रेड होल माइनिंग, मतलब कि मेघालय में क्या होता है, बच्चे लोग जाते हैं और वहाँ से कोयला निकालते हैं धरती के अंदर से, ठीक है। तो इस तरह का जो एक्टिविटीज़ हो गया इसको बोलते हैं हम लोग माइनिंग। अब माइनिंग में हालांकि बहुत सारे टूल्स आने लगे, जैसे कि ड्रिलर आने लगा है ना, अंदर जाकर के ड्रिलर आता है। फिर एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग, इसमें बहुत बड़ा एरिया रहता है, उसमें छेद कर दिया जाता है बीच में, और वहाँ से फिर सामान को निकाला जाता है। फिर आता है शाफ्ट माइनिंग, जो कि नॉर्मली एडवांस देश या फिर भारत में भी होने लगा। यहाँ पर देखो क्या हुआ, मशीन को डाल दिया गया, यहाँ पर है आपका तेल या फिर कोयला जो भी इसको निकालना हो, शेल ऑयल का बहुत सारा इससे निकाला जाता है। यहाँ पर वो हो गया। अब जैसे ये मशीन के अंदर ड्रिलिंग कर रहा है, ये यहाँ से अपना निकाल लेगा सामान, इसको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। तो इस प्रकार माइनिंग भी डायरेक्ट हम लोग अर्थ से निकालते हैं, इसलिए प्राइमरी एक्टिविटी में इसको रखा जाता है। तो ये था अपना चैप्टर जिसका नाम था प्राइमरी एक्टिविटीज़, एंड आई होप कि आपको कुछ जानने को मिला होगा इससे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जाने से पहले एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप डिफ्रेंशिएट करो, डिस्टिंग्विश करो, या फिर आप अंतर बताओ कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है और
सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। इन दोनों के बारे में आपको डिफरेंस बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू वेरी मच।